Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका जीसीसी कोचिंग क्लासेस में। देखिए, हमने लास्ट कक्षा में बात की थी वायुदाब के बारे में। उसी से रिलेटेड टॉपिक है अपना पवन। आज हम देखेंगे पवनों के बारे में कि भी किस प्रकार से पवनों को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उनके वेग को मापने का यंत्र भी होता है, किस प्रकार पवनें कार्यरत होती है और कौन कौन सी पवनें हैं जो परिसंचरण के अंतर्गत सम्मिलित हैं, कौन कौन से परिसंचरण हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं पवन। सबसे पहले हम देखेंगे पवन किसे कहते हैं। पवन आपको पता है क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रूप से गतिशील जो वायु होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। और ये जो पवन है ये किस प्रकार कार्य करती है, हमेशा ध्यान रखना। HP हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हमेशा पवन कार्यरत होती है। एक चीज़ हमने ये भी डिस्कस की थी कि एक तरंग होती है जैसे संवहनीय तरंग, वो किस प्रकार कार्य करती है, वो करती है ऊर्ध्वाधर रूप में, वर्टिकल रूप में वायु तरंग कार्यरत करती हैं। और जो क्षैतिज रूप से गतिशील वायु होती है उसको हम पवन कहते हैं। इस पवन के वेग को मापने का यंत्र होता है। पवन के वेग को मापने का यंत्र एनीमोमीटर। अब देखिए, पवन के वेग को मापता है। एक होता है पवन की दिशा को मापने का यंत्र, वो होता है विंड वैन। दोनों में अंतर है। ये पवन का वेग मापता है और ये पवन की दिशा मापता है। पवन को अगर दिशा हमें ज्ञात करनी है तो विंड वैन यंत्र का उपयोग करेंगे, अगर वेग ज्ञात करना है तो एनीमोमीटर। आपको पता है पवन की जो उत्पत्ति होती है उसकी उत्पत्ति किसके कारण होती है। कई बार क्वेश्चन पुट हो जाते हैं पवन की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो पवनों की जो उत्पत्ति होती है, हमने ये बात कर ली है कि ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो सीधा सा अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि पवनों की जो उत्पत्ति है वो वायु दाब में अंतर के कारण चलती है। पवनों की जो उत्पत्ति होती है वो वायु दाब में अंतर के कारण होती हैं। याद रखना। तो हमने वेग मापने का यंत्र, दिशा मापने का यंत्र और पवनों की उत्पत्ति का कारण भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो पवनों की उत्पत्ति है ये पूरे वायुमंडलीय परिसंचरण में किस प्रकार से हैं और इनका व्यवस्थित क्रम किस प्रकार से हैं, ये देखेंगे हम। इनके व्यवस्थित क्रम की बात करेंगे तो कुछ परिसंचरण हमें मिलते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है विंड सर्कुलेशन, इसी को हमें पढ़ना है। देखिए, 3 परिसंचरण हैं, प्राथमिक परिसंचरण, द्वितीयक परिसंचरण और तृतीयक परिसंचरण। ये 3 परिसंचरण हैं और इन्हीं 3 परिसंचरण का हमें अध्ययन करना। प्राथमिक परिसंचरण के अंतर्गत किन पवनों को रखा गया है, जो पवनें वर्ष भर कार्यरत होती हैं उन पवनों को प्राथमिक में रख लिया। जो पवनें समय के अनुसार चलती हैं उन पवनों को द्वितीय में रख लिया। और जो पवनें स्थान विशेष के अनुसार चलती है, अर्थात स्थानीय क्षेत्रों में चलती हैं, उसको हम तृतीयक परिसंचरण में रख रहे हैं। प्राथमिक परिसंचरण को हम एक नाम और भी देते हैं, इसको बोलते हैं मैक्रो स्केल। बड़ा रूप है, ये सबसे बड़ा रूप है पवनों का
द्वितीय को हम बोलते हैं मेसोस्केल और तृतीय को हम बोलते हैं माइक्रोस्केल। कई बार इस प्रकार के स्केलिंग की बात होती है, जैसे हम डिस्कस करेंगे मैक्रो स्केल में कौन कौन सी पौने आती हैं। देखेंगे मैक्रो स्केल या प्राथमिक परिसंचरण के अंतर्गत हमने डिस्कस किए कि वर्ष भर जो चलने वाली पौने होती हैं उसी के बारे में बताया गया है। जैसे उन पौनों को सनातनी या भूमंडली या ग्राह्य, इन पौनों में क्या होता है, ये पौने हमेशा वर्ष भर चलती रहती हैं, कभी इनमें बाधा उत्पन्न नहीं होती। प्रचलित पौनों में या सनातनी पौनों में या भूमंडलीय पौनों में 3 पौनों को शामिल किया गया है, व्यापारिक, पछवा और ध्रुवीय पौने। अब हम बात करेंगे द्वितीयक परिसंचरण की। इनका हम विस्तृत रूप में आगे अध्ययन करेंगे। द्वितीयक परिसंचरण की बात करते हैं तो हमने लिखा है सामयिक की, समय के अनुसार चलने वाली पौने, जैसे जल समीर व स्थल समीर, पर्वत व घाटी समीर, ये समय के अनुसार चलते हैं। इसके अलावा मेसोस्केल के अंतर्गत द्वितीय परिसंचरण में चक्रवात, प्रति चक्रवात, तड़ित झंझा, टॉर्नेडो, ये सारे के सारे द्वितीयक परिसंचरण के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तृतीयक की बात करेंगे हम तो स्थानीय पौने आती हैं, और स्थानीय पौनों की 2 विशेषताएं हैं, या तो वो पौने होगी गर्म और या वो पौने होगी ठंडी। तो इस प्रकार से ये पूरा परिसंचरण है और इन्हीं का हमें बारीकी से अध्ययन करना है, प्राथमिक परिसंचरण का, द्वितीयक परिसंचरण का और तृतीयक परिसंचरण का। ये पौनों का एक परिसंचरण है, वायुमंडलीय परिसंचरण। अब हम देखेंगे पौनों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो कारक कौन कौन से हैं जिनसे पौने प्रभावित होती हैं। पौनों को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक आता है वायुदाब प्रवणता। सबसे पहले कारक है वायुदाब प्रवणता। वायुदाब प्रवणता किस प्रकार पवनों को प्रभावित करती है, देखिए हमने डिस्कस की थी, ये समदाब रेखाएं हैं और समदाब रेखाओं में जो वायुदाब में अंतर आता है, और वायुदाब में अंतर 2 ही चीज़ों से आता है, 2 प्रकार से, एक तो दिशा में और एक दर में परिवर्तन के कारण वायुदाब समदाब रेखाओं में जो परिवर्तन आता है वो इसी के कारण आता है। वायुदाब में जो परिवर्तन आएगा, जो अंतर आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वायुदाब प्रवणता। किसके अनुसार आता है वो, दिशा और दर में परिवर्तन के अनुसार। अब देखेंगे जब समदाब रेखाएं, वायुदाब में अंतर है 990 MB और 1000 MB, ये 2 समदाब रेखाएं। एक समदाब रेखा यह है, ये 990 MB की है और ये 1000 MB की। ये देखिए वायुदाब में अंतर, यहाँ समदाब रेखाएं दूर दूर हैं और यहाँ समदाब रेखाएं बिल्कुल पास में, तो यहाँ वायुदाब में अंतर अधिक है और यहाँ वायुदाब में अंतर कम है। तो वायुदाब में अंतर अधिक होगा तो समदाब रेखाएं दूर दूर होगी, अगर वायुदाब में अंतर कम ज़्यादा होगा तो समदाब रेखाएं क्या होगी, बिल्कुल नज़दीक होगी। जब समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं तो वायुदाब प्रवणता भी क्या होगी, कम होगी, और वायुदाब प्रवणता कम होगी तो पवनों की गति क्या होगी, याद रखना, गति भी क्या होगी, कम होगी। याद रखना, जब समदाब रेखाएं पास पास में होगी तो वायुदाब प्रवणता भी क्या होगी, अधिक होगी, और पवनों की गति क्या होगी, पवनों की गति भी क्या होगी, अधिक होगी। जब समदाब रेखाएं पास पास में होगी तो पवनों की गति भी
क्या होगी, अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि वायुदाब प्रवणता भी क्या है इसमें अधिक है। तो ये जो गति को डिपेंड कर रहा है, ये कौन सा कारक कर रहा है, वायुदाब प्रवणता कर रहा है। अब देखिए दूसरा कारक आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको समझना अति आवश्यक है। देखिए दूसरा कारक है पृथ्वी का घूर्णन या पृथ्वी की घूर्णन गति, परिभ्रमण गति। इस परिभ्रमण गति के कारण देखिए एक विद्वान हुए थे कोरियोलिस, फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने डिस्कस किया 1844 में। इन्होंने बताया कि पृथ्वी की जब घूर्णन गति है, पृथ्वी जब घूमती है तो पवनों में एक विक्षेपण उत्पन्न होता है, पवनों में एक विक्षेप उत्पन्न होता है, डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है, जिसके कारण पवनें क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं। किसने बताया, कोरियोलिस। और इसी विक्षेपण बल को कोरियोलिस बल के नाम से जाने लगा। अब इसको सही तरीके से डिफाइन किया 1855 में एक महोदय थे फेरल, अमेरिकी निवासी थे। इन्होंने डिस्कस किया कि ये जो पवनें हैं वास्तव में विक्षेपण बल के कारण मुड़ जाती हैं। कैसे मुड़ती हैं ये देखिए। इन्होंने बताया कि जिस साइड से पवन आ रही हैं, जिस साइड से पवन आ रही हैं या जिस साइड में पवन जा रही हैं, तो इस साइड में हमें मुख करना है, या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से पवनों की उत्पत्ति होती है उस साइड में हमें क्या करनी है, हमारी पीठ करनी है। तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं तरफ मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाएगी। मुँह किस साइड में करना है, मुँह जिस साइड में पवन जा रही है उस साइड में करना है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जहाँ पवनों की उत्पत्ति हो रही है उस साइड में हमें पीठ करनी है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड होगा, ये पीठ हो गई। तो इस साइड में दक्षिणी गोलार्ध में जाएगी और उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो दाईं साइड में उत्तरी गोलार्ध में चली जाएगी। तो ये डिस्कस किसने किया, फेरल ने। उसके बाद में 1875 एक व्यक्ति हैं में बाइस बेलेट नाम का एक व्यक्ति है जो नीदरलैंड निवासी हैं। इसने क्या बताया, इसने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जिस साइड में पवन आ रही है, मान लो इस साइड में पवन आ रही है तो मुंह है इस साइड में ही होगा हमारा। हमारे सामने पवन आ रही है तो हमारे सामने पवन आ रही है, तो इसने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जिस साइड में पवन आ रही है तो बाईं ओर में हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा जी लो प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, ये हाई प्रेशर है और हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इस साइड में आ रही है, तो ये लो प्रेशर है। इसने बताया कि बाईं साइड में यहाँ लो प्रेशर मिलेगा और इस फेरल ने क्या बताया कि ये हवाएं दाईं साइड में चली जाती हैं। तो यहाँ हाई प्रेशर था इसलिए पवनों की उत्पत्ति हुई और ये किस साइड में आ रहा है, लो प्रेशर की ओर आ रहा है। बात दोनों की इक्वल है, कहने का अर्थ एक है लेकिन तरीके दो हैं। तो इसने क्या बताया कि उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर न्यून दाब मिलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर न्यून दाब मिलेगा। मुँह किस साइड में करना है, जिस साइड से पवनें आ रही हैं उसी साइड में मुँह करना। तो ये पवनों में रिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं साइड में और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं साइड में मुड़ जाती। किसके कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, जो कोरियोलिस बल लगता है उसके कारण। अब देखेंगे इसके अंतर्गत एक छोटी सी कंसेप्ट है कि जो हमने पेटियों के बारे में डिस्कस किया था कि उपध्रुवीय जो पेटी हैं और उपोष्ण जो पेटी हैं वो वास्तविक रूप से सतत नहीं है बल्कि खंडों में। अगर स्थल और जल का वितरण समान हो जाए, मतलब हर जगह स्थल हो जाए या हर जगह जल हो जाए, और स्थल जल के वितरण के साथ साथ जो अनुपात है वो अनुपात भी इक्वल हो जाए, तो
न्यून दाब हमेशा कहाँ मिलेगा? एक तो उपध्रुवीय पेटी पर और एक भूमध्य रेखीय क्षेत्रों। उच्च दाब कहाँ मिलेगा? उपोष्ण क्षेत्रों में और ध्रुवीय क्षेत्रों, अगर स्थल और जल का वितरण समान हो जाए तो। ठीक है। तीसरा कारक है फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। ये क्या होता है? घर्षण बल देखिए, उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे स्थलीय भाग सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो जलीय भाग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो स्थलीय भाग सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो जलीय भाग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उस स्थलीय भाग के कारण क्या होता है? स्थलीय भाग के कारण देखिए, पवनों की जो गति है उस गति में क्या हो जाती है? बाधा उत्पन्न हो जाती है। ये पवन है, पवन चल रही हैं, जैसे ये इस उच्चावच से टकराएगी इसकी गति क्या हो जाएगी? कम। यहाँ से स्टार्ट हुई 500 किलोमीटर पर हावर्स और आगे चलकर यहाँ पर हो गई 200 किलोमीटर पर हावर्स। इसका रीज़न ये हुआ कि यहाँ पर घर्षण बल उत्पन्न हुआ है। ये कुछ पर्वत हैं या पठार हैं जिन्होंने क्या कर दिया है? पवनों की गति को कम कर दिया। इसी को हम बोलते हैं घर्षण बल। ये घर्षण बल कैसे कार्यरत होता है? ये घर्षण बल देखिए, यहाँ हाई प्रेशर से हवा चली और इस साइड में लो प्रेशर। अब इस यहाँ से 500 किलोमीटर पर हावर्स के हिसाब से चल रही है, लेकिन 200 किलोमीटर हो गया, आगे जाते जाते क्या हो जाती है? 50 किलोमीटर पर हावर्स। तो ये खींचा हुआ चला आता है, ये बैक साइड में खींचा हुआ चला जाता है। यहाँ से 500 और यहाँ आ गई 50, किसके कारण? घर्षण बल के कारण। तो ये जो घर्षण बल कार्यरत होता है, याद रखना, लो प्रेशर से इस साइड की ओर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की। याद रखना, घर्षण बल कार्यरत होता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, और जो दाब प्रवणता बल है वो कार्यरत होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। ये दोनों बातें याद रखना। ये तो होता है घर्षण बल जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, और ये होता है वायु दाब प्रवणता बल जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, जिससे पवनों की उत्पत्ति होती है। तो ये था पवनों को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोरियोलिस बल है, वो कोरियोलिस बल कहाँ कहाँ कैसे व्यवस्थित हैं, कैसे कार्यरत हैं। देखिए, कोरियोलिस बल एक तो है भूमध्य रेखा और एक ध्रुव की बात करते हैं। याद रखना, भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल क्या पाया जाता है? शून्य, न के बराबर। और यहाँ ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक कोरियोलिस बल पाया जाता है। भूमध्य रेखा पर शून्य पाया जाता है कोरियोलिस बल, और ध्रुवों पर सर्वाधिक पाया जाता है कोरियोलिस बल। अब भूमध्य रेखा पर जब कोरियोलिस बल शून्य पाया जाता है तो देखिए, मैंने बताया कि ये समदाब रेखाएं हैं, पवनें ऐसे चलती हैं, तो पवनें समकोण पर नहीं चलकर कहाँ चलती हैं? न्यून कोण पर चलती हैं। किसके कारण चलती हैं? कोरियोलिस बल के कारण चलती हैं। यहाँ भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल है ही नहीं, तो पवनें कैसे चलेगी? याद रखना, पवनें न्यून कोण पे नहीं बल्कि पवनें चलेगी समकोण पर। कई बार क्वेश्चन हो जाता है, कोरियोलिस बल कार्यरत होता है वायु दाब प्रवणता से समकोण पर कार्य करेगा। कहाँ पर करेगा? ध्रुवों पर करेगा, मध्यम अक्षांशों पर करेगा, विषुवत पे करेगा, या 30 डिग्री पे करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। याद रखना, समकोण पर कार्य कहाँ करेगा? विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल कार्यरत होगा। ये शून्य है, इसलिए यहाँ पर समकोण पर कार्यरत होगा। एक चीज और है कि अक्षांश और कोरियोलिस बल दोनों में क्या होता है? जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगी कोरियोलिस बल भी क्या होता चले जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। याद रखना, कोरियोलिस बल अक्षांश के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये हमने आज डिस्कस किया है, और आगे हम अध्ययन करेंगे
प्राथमिक परिसंचरण के बारे में, उसके बाद में द्वितीय परिसंचरण के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।